स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक से देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर। तो मतलब अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है, मतलब एरिया के बारे में कमेंट कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ। एक ये रिलेशन बन गया ऑफ एन एज। अच्छा जी, अब ये दो ही चीज़ें, दो और उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ, तो इस रिलेशन को हम नोट कर लेते दैट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर। और वहाँ पर ए और एल की वैल्यूज़ भी दी हुई, ए इक्वल्स 27 और एल की वैल्यू 3 दी हुई है। तो ये इनिशियल वैल्यूज़ का पर्पज़ मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ कि ये इसका पर्पज़ होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ए का आंसर क्या आएगा फिर, मतलब अगर इसका इक्वालिटी बनाते हैं तो ये के एल स्क्वायर हो जाएगा। अब के हमने फाइंड करना है, के होगा ए ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू है 27 और एल की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो ये 27/3 का स्क्वायर 9, 9 वन ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, के की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो अगेन हम यही वाली रिलेशन यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू के एल स्केयर। के की वैल्यू है 3, एल बेसिकली यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 का स्केयर। 3 इंटू 4 का स्केयर 16 होता है, 16 3 ज़र 48 हो जाएगा। ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब आपने ये एल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अब आपने ये एल की वैल्यू भी फाइंड करनी है व्हेन ए इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं इसको भी हम। स्टूडेंट्स फिर इसी ओरिजिनल इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे दैट ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर और अपना आंसर निकालेंगे। हमें पता है कि ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो एल हमने तो फाइंड करना है एल, तो बेसिकली एल स्क्वायर होगा के ए बाय के, क्योंकि के इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैंने तो एल फाइंड करना है, एल स्क्वायर तो नहीं करना, तो दोनों तरफ हम फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पर लेना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं स्क्वायर को कैंसिल करना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट से, लेकिन इक्वलिटी होने की वजह से मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड पर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू द कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 12 और के की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी दैट इट वाज 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और कॉमन स्क्वायर रूट, 3 वन ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ +-2। तो हमारे पास एल का आंसर आ गया +-2, या लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो एल का आंसर हमारे पास +2 आएगा। और ए का आंसर ये यहाँ पर हमारे पास 48 आ चुका था और के की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं दैट द सरफेस एरिया एस स्फीयर वेरीज डायरेक्टली, मतलब सरफेस एरिया यानी ए वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हैं व्हेन एस इज इक्वल टू 6 पाई एंड आर इज इक्वल टू 16 पाई एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 2 फाइंड रेडियस व्हेन एस। मतलब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो इनिशियल वैल्यूज़ होती है ना, ये वाली, ये तो वैल्यूज़ का पर्पज़ होता है कि आपने के फाइंड करना होता है इन वैल्यूज़ से, और क्वेश्चन असल जो होता है वो नेक्स्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम इसी रिलेशन को यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। रिलेशन आपने याद रखना है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब आपने इसकी इक्वालिटी बनानी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी के साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो के हो जाएगा हमारे पास ए ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि के फाइंड करना है तो आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आर की वैल्यू के ए की वैल्यू वहाँ पर थी 16 पाई और आर की वैल्यू थी वहाँ पर 2, तो ये आर स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। 16 पाई ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 वन ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर जो के का आंसर आएगा दैट वुड बी 4 पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ। तो ये स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये आ गया, आर आपने फाइंड करना है और एस की वैल्यू 36 पाई दी हुई है।
तो ओरिजिनल इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और वो ओरिजिनल इक्वेशन है ए इज़ इक्वल टू के आर स्केयर। ठीक है, तो आर चूँकि फाइंड करना है तो आर स्केयर के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाय के। और चूँकि आर हमने कैलकुलेट करना है तो ये स्केयर को कैंसिल आउट करने के लिए स्केयर रूट लेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो इम्प्लाइज दैट आर इज़ इक्वल टू कॉमन स्केयर रूट ऑफ ए बाय के। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या मतलब सरफेस एरिया जो है ये इसकी वैल्यू है 36 पाए। ठीक है, 36 पाए ओवर के की वैल्यू थी 4 पाए, तो यहाँ पर 4 पाए आ गया और उसका स्केयर रूट पाए पाए से कैंसिल आउट होगा एंड 4 9 36 होता है, तो ये 9 का स्केयर रूट हो जाएगा बेसिकली 3। ठीक है, तो सो आर का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और ये +3 होगा, -3 नहीं होगा क्योंकि रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने यहाँ that Hooke's law, in Hooke's law, the force F applied to the to stretch a spring varies directly to the amount of elongation S। ठीक है, मतलब फोर्स का वो कह रहे हैं क्या रिलेशन है यहाँ पर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। और बात भी सही है कि जितना किसी स्प्रिंग को खींचते हैं वो उतना इलोंगेट कर जाता है। कहते हैं कि अब ये वाला हमारे पास रिलेशन है और इस रिलेशन को हमने यूज़ करना है। और ये यहाँ पर हमें फोर्स की और इलंगेशन की वैल्यू भी दे दी है ताकि हम जब इसकी इक्वेशन बनानी है तो उसमें के की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन दो पूछे हुए हैं इनकी तरफ भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलंगेशन। तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो एफ इज़ इक्वल टू हो जाएगा के एस। ठीक है, और के आ जाएगा हमारे पास एफ, एस दो तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एफ और एस। ठीक है, और उन्होंने जो इनिशियल वैल्यूज़ फोर्स और एस की दी थी वो थी 32 और ये थी 1.6। सॉल्व करने पर ये 20 आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, जो रिलेशन आया है फिजिकल टू के एस उसमें व्हेन फोर्स इज़ 50 लिबास। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करेंगे कि इसी फ्रैक्शन को इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास जब ये इक्वेशन आएगी इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम एस की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल्स के एस। एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट एस विल बी इक्वल टू एफ ओवर के। एफ है यहाँ पर 50, 50 डिवाइडेड बाय के था यहाँ पर हमारे पास 20, ये 20 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 2। ये जब कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा 2.5। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी इंचज़ में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट क्या उन्होंने पूछा हुआ था। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि फोर्स भी फाइंड करनी है व्हेन एस इज इक्वल टू 0.8 इंचज़। तो फिर हम इस ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल टू के एस। के यहाँ पर उन्होंने 20 दिया हुआ है, 20 इंटू, अब एस की वैल्यू उन्होंने कहा है 0.8 यूज़ करनी, तो यहाँ पर हम 0.8 लिख लेते हैं। तो जब 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16 लिबास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे सामने है, कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है दैट वेरीज इनवर्सली विद द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से रिलेशन बनेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा इंटेंसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है और डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी गई है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। आई विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे के इंटू 1/d², एंड के जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी इक्वल टू k/d²। सो आई इज इक्वल टू k/d²। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के 1 ज़र इम्प्लाइज दैट के ही आ जाएगा और i/d² आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये i/d² आ जाएगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 कंडेला, और डी की वैल्यू 12 फीट है, इसको स्केयर ले लेंगे हम। और 20 इंटू 12 का स्केयर होता है 144, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2800। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कहते हैं इफ़ इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर एट डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। ठीक है, वो तो पहले उन्होंने हमने दी थी ना के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब कहते हैं कि फ्रॉम द सोर्स फाइंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, अब ये क्वेश्चन है
तो कहते हैं इंटेंसिटी फाइंड करें एट अ पॉइंट ऑफ 8 फीट, डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 8 फीट और आपने वही ओरिजिनल इक्वेशन यूज़ करके तो इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो स्टूडेंट्स हम ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो ये वाली बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी इस तरह से, आई इज़ इक्वल टू के बाय डी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू आई थी 2880 डिवाइड बाई डी कितना है, यहाँ पर 8 फीट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। 8 का स्केयर हो जाएगा, 8 का स्केयर, ठीक है। 2880 डिवाइड बाई 8 का स्केयर होता है 64। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, सॉरी 45 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेटर पे यही हमारा आंसर आ रहा है, तो इंटेंसिटी आ जाएगी 45 कैंडल पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स उन्होंने बोला हुआ है प्रेशर इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ, मतलब प्रेशर जो है दैट वेरीज डायरेक्टली विद द डेप्थ, ठीक है। ये रिलेशन है। अब हमारे पास कहते हैं इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड इन द बॉटम ऑफ द टैंक बाय कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट, तो हमें डेप्थ भी दे दी है और कहते हैं हाई इज़ 2.25 पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमें जो प्रेशर की वैल्यू भी दे दी गई है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती हैं। तो हम यहाँ से पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन इस रिलेशन को यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स ये मैंने रिलेशन लिख लिया और उनकी वैल्यूज़ भी लिख ली हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके इक्वालिटी लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स के बनेगा हमारे पास डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा पी बाय डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे पी की, वो है 2.25 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 0.45 आंसर आ गया, मतलब के की वैल्यू आ गई 0.45। अब चलते हैं कि नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, मतलब इस रिलेशन को यूज़ करके अब क्वेश्चन कौन सा हमें सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा हुआ है कि इन हाउ डीप मस्ट, ठीक है, मस्ट द फ्लूइड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9, मतलब प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है एंड हाउ डीप यानी कि डेप्थ पूछ रहे हैं। डेप्थ आपने बतानी है और प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 9, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम दोबारा से वही ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे पहले इसी तरह से यूज़ करेंगे। P इज़ इक्वल टू के डी, ठीक है। तो प्रेशर उन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने तो डी फाइंड करना है। डी इज़ इक्वल टू प्रेशर बाई के हो जाएगा, के यानी डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके। तो प्रेशर की वैल्यू है 9 और डी और जो के की वैल्यू है दैट वाज 0.45, ठीक। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करने पर डी आ जाएगा हमारे पास, ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20 फीट आ जाता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इसके 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे हम ऊपर, ठीक है। डिवाइड बाय हो जाएगा 45, 45 होता है 2 ज़ार 90 और ये ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 फीट डेप्थ होगी तो हमारे पास प्रेशर आएगा 9 पाउंड पर स्क्वायर, ठीक है। पहले डेप्थ कम थी, प्रेशर कम था, अब डेप्थ ज़्यादा होगी, मतलब पहले 5 फीट थी और प्रेशर 2.25 था। अब डेप्थ हो गई 20 फीट तो प्रेशर भी बढ़कर 9 तक पहुंच गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में द लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है। मतलब ये है कि जो कॉस्ट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जॉइंटली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज, मतलब सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी, और उसकी ये ओरिजिनल वैल्यूज़ भी दे दी हैं ताकि आप के एक वैल्यू निकाल लें। तो हम पहले इसको निकाल लेते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उन्होंने कहा अगर 13 डेज़ के अंदर 800 वर्कर्स काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट 286,000 आती है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन एक रिलेशन बन गया। अब इसे इक्वेशन बनाते हैं, सी इज़ इक्वल टू के एन डी होगा, ठीक है। इक्वालिटी जब लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा के। अब पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन डी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये होगा सी बाय एन डी। कॉस्ट कितनी थी 286,000, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 800, ठीक है, और डेज कितने 13। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी भी कंप्लीट कैंसिल आउट करने पर आ जाएगा हमारे पास के इक्वल्स 27.5, ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द लेबर कॉस्ट, यानी कि आपने सी फाइंड करना है फॉर 600 वर्कर्स एंड 18 डेज, मतलब उन्होंने अब डेज इंक्रीज़ कर दिए हैं और वर्कर्स कम कर दिए हैं, तो आपने लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हम ओरिजिनल इक्वेशन यूज़ करते हैं ये वाली, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू के एंड डी और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी इज़ इक्वल टू के एंड डी, तो के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये आई थी 27.5
एन की वैल्यू मतलब वर्क नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 600 हो गए हैं अब, और डेज़ कितने डेज़ में हमने कंप्लीट करना है 18 डेज़ में। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाए, और आंसर आ रहा है 297,000। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने रुपीज़ जो है वो हमारे पास आंसर कॉस्ट आएगी। ठीक है, कि अगर हम 600 वर्कर्स रखते हैं और उनसे 18 डेज़ के लिए काम लेते हैं, तो सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन विल हैव टू हैव दिस कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। सपोर्टिंग लोड यानी सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर। ठीक है, ये देख लें ज़रा। कहते हैं सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर, कि मतलब सपोर्टिंग लोड जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ डायामीटर। ठीक, और रिलेशन अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो एंड इन्वर्सली, तो इन्वर्सली जब भी होता है तो हम इसे ओवर में लिखते हैं, एंड इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बना, और वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, हाइट 30 फीट, विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। तो आपको ये तीन वैल्यूज़ दे दी गई हैं, सी की, डी की, एल की, ताकि आप के की वैल्यू फाइंड करो। पहले हम के निकाल लेते हैं। ये हमारे पास रिलेशन और उसकी सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब ये देखें, सी होगा इक्वल के इंटू डी रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब आपने तो के फाइंड करना है, तो के को आप या आप ऐसा करें, इस पूरी फ्रैक्शन को उठाएं और इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएं। जब इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो के हमारे पास आ जाएगा सी इंटू एल स्केयर बाय डी रेज टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी। मतलब क्या है कि एल स्केयर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डी रेज टू द पावर 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली नोमिनेटर में चली जाएगी जब हम इक्वल के ऑपोजिट साइड पर लेकर आएंगे इनको। इसमें हम अब वैल्यूज़ पुट करते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सी है हमारे पास 63 मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर हो जाएगा, बेसिकली लेंथ है ये, हाइट बेसिक, और ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर डी कितना है 6, उसकी पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर तो होगा 900, और 6 की पावर 4 होती है 1296। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारे पास इम्प्लाइज दैट के की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 43.75। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है दैट हाउ हाई अ 4 इंच पिलर, मतलब उसका डायमीटर भी बता दिया, टू सपोर्ट, एंड हाउ हाई यानी कि अब उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, मस्ट बी सपोर्टेड अ लोड ऑफ 28 टन्स। तो उन्होंने हमें सी की वैल्यू जो सपोर्टिंग जो लोड है वो भी बता दिया, और हाइट हमने फाइंड करनी है, मतलब एल फाइंड करना है, और डायमीटर भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, हम ओरिजिनल इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी, इसी को यूज़ करके हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सी था के डी रेज टू द पावर 4 ओवर एल स्केयर, इम्प्लाइज दैट एल स्केयर विल बी इक्वल टू के डी रेज टू द पावर 4। हम सी को इधर ले जाएंगे और एल को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सी। अब हम स्केयर रूट लेंगे इसका। ठीक है, तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि इस स्केयर को मैंने कैंसिल आउट करना था तो मैंने लेफ़्ट साइड पर तो स्केयर रूट लिया, लेकिन चूंकि इक्वालिटी है तो इसलिए मुझे राइट साइड पर भी स्केयर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। के की वैल्यू है 43.75, डी की पावर है, डी की वैल्यू यहाँ पर ये 4 है, इसकी फोर्थ पावर हम लेंगे ओवर सी की वैल्यू वैल्यू 28 है, और टोटल का स्केयर रूट। ठीक, सो एल विल बी इक्वल टू द कॉमन स्केयर रूट ऑफ 11। जब मैं मतलब हम 43.75 को 4 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,200 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, तो अब हम इसको 28 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 400, और 400 का स्केयर रूट जो होता है वो 420 का स्केयर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास लेंथ जो आएगी वो 20 फीट आ जाएगी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एल इज़ इक्वल टू 20 फीट। ठीक है, इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। टाइम टी, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट एंड द लिफ्टिंग डेप्थ वेरीज इनवर्सली एज द पावर ऑफ द मोटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर। तो इसमें बताया गया
वेरीज जॉइंटली एज द वेट एंड लिफ्टिंग डेप्थ। ठीक है, तो मतलब उससे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा ये टाइम के, जितनी ज़्यादा भारी चीज़ हमने उठानी है तो और जितनी गहराई से उठानी है उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू और डी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द मोटर। और लेकिन ये है कि जितनी ज़्यादा पावर की मोटर होगी ना, तो इसकी डी की जगह में पी लिख, जितनी ज़्यादा पावर की मोटर होगी उतना कम टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर टाइम पीरियड पी से जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया है और अब इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रिलेशन था हमारा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट एंड डेप्थ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द मोटर। और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इसको इक्वलिटी बनाते हैं हम तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, इनटू आ जाएगा डब्ल्यू डी बाई पी। और अब हमने तो के फाइंड करना है, के में ये बेसिकली पी इधर डी टी से मल्टीप्लाई होगा और डब्ल्यू डू इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी पी ओवर डब्ल्यू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, टी की जगह पर 25 सेकेंड्स और पावर की जगह पर 4 हार्स पावर, और डब्ल्यू है 500 और जो डेप्थ है दैट इज़ 40। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आ जाते हैं 100, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 500 को 40 के साथ तो वो आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये दो ज़ीरोज़ हमारे इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 1/200 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज़ 0.005। ठीक है, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है उनका नेक्स्ट। उन्होंने क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा हुआ है दैट व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड। पावर पूछी है, इज रिक्वायर्ड फॉर टू लिफ्ट 800 पाउंड थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ कर। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी बाई पी। ठीक है, तो पावर को हम टी की जगह पर ले जाएंगे और टी को हम पावर की जगह पर ले जाएंगे, इम्प्लाइज दैट पी विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डी बाई टी। ठीक है, और इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पावर आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी थी 0.005, और वेट कितना है हमारे पास 800 पाउंड्स, और डेप्थ कितनी है 120 फीट, और टाइम कितना चाहिए हमें मैक्सिमम 40 सेकंड्स के अंदर हमने ये करना है सब। तो ये होगा 480/40, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 2। तो ये बेसिकली हमें 12 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है दैट किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज डायरेक्टली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी। मतलब कि किनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्केयर ऑफ वेलोसिटी। ये रिलेशन है हमारे पास, और उन्होंने किनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी दे दी है, मास की वैल्यू भी दे दी है और वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी है इन ऑर्डर टू फाइंड द के वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले के निकाल लें। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आ गई और रिलेशन हमारे पास किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्केयर। तो किनेटिक एनर्जी आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पर हटा के इक्वलिटी लगाएंगे तो के एम वी स्केयर हो जाएगा। सो के विल बी इक्वल टू किनेटिक एनर्जी ओवर एम वी स्केयर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4320 डिवाइडेड बाई एम है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का स्केयर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अकेला 24 नहीं बल्कि 24 का स्केयर पुट करना है आपने। ठीक है, तो ये होगा 4320 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 24 का स्केयर हो 576। ठीक है, इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा ये हमारे पास 4320 डिवाइडेड बाई 25,920। कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, हेंस के इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब आपने इसी रिलेशन को यूज़ करना है और उसका जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं डिटर्मिन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। उसका ऑटोमोबाइल का मैस दिया हुआ है एंड ट्रे उसकी स्पीड बताई हुई है। ठीक है, तो आपने स्पीड और उसका मैस बता दिया, अब काइनेटिक एनर्जी का आपने फाइंड करनी है उसी रिलेशन को यूज़ कर। सो हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर, इसको हम यूज़ करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सिंस इट इज़ इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर, बाई पुटिंग द वैल्यूज़ विल गेट के की जगह पर 1/6 आ जाएगा, मैस कितना है 3000 पाउंड और वेलोसिटी कितनी है 44 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये गलती नहीं करनी स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, स्केयर नहीं डालते हैं। अच्छा जी, ये हो जाएगा 6 5 तो आपने 5 को मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा ये
ज़ीरो एज इट इज़। तो 500 को आपने 44 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जिस पर ये हो जाएगा 968,000। ठीक है, 968,000 फीट फीट पर पाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी।